वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चल रहा था अल्फा 6 की विखंडन से जो प्राप्त क्यू एनर्जी थी, क्यू वैल्यू थी, उसको निकाल रहे थे और यहाँ तक हमने कर लिया था इसको। अब इसमें आगे हम करते हैं इसको कैसे कि क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ। इस फर्स्ट वाली टर्म को हमने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस कितना एम अल्फा अपॉन एम बाई, यही बचेगा। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस इसको कितना लिख देंगे हम, एम अल्फा। अल्फा कण का जो द्रव्यमान है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एएमयू में होगा। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे एम बाई कितना है, एम बाई उस रिएक्शन से देखो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, a-4, a अपॉन a-4 हो जाएगी। तो Q इक्वल टू इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये क्या है, गतिज ऊर्जा ऑफ अल्फा कण, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कण, और इसको कितना लिख देंगे, a-4 a एलसीएम लेकर प्लस a अपॉन a-4, तो ये कितना हो जाएगा, E अल्फा, ये कितना बचेगा यहां पर, रुकना, a-4 प्लस a अपॉन a-4, सॉरी यहां पर उल्टा हो गया क्या, देखना, एम अल्फा, अल्फा कण का जो द्रव्यमान था वो कितना था, ए ना होकर कितना था, 4 था। अरे ये रिएक्शन ये थी एक्स जेड ए, ये किस में चेंज हो रहा था, 2He4 में, और साथ के साथ यहाँ पर बाई Z-2 और A-4। ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4, और इसकी है A-4। ठीक है, तो ये 4 आएगा यहाँ पर, और 4 आने की वजह से यहाँ पर कितना बचेगा, A अपॉन A-4, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। और आगे लिखेंगे यहां पर, देखो कि यहां से E अल्फा इक्वल टू अगर हम निकालें तो Q, और कितना हो जाएगा यहां पर A-4 अपॉन में A, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी। हमें वहां Q वैल्यू निकालनी है, वो तो यहीं आ गई, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर कितना, 3 हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 4, अल्फा कण की अगर वो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो। लेकिन यहां तक तो समीकरण 4 से बता सकते हो कि अल्फा कण की जो ऊर्जा है, देखो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है, जो वहां पर एनर्जी निकल रही है, क्यू वैल्यू जो एनर्जी निकल रही है वहां पर, उस एनर्जी से कम होगी या ज्यादा होगी, क्यू का, ये क्यू से कम है या ज्यादा है, ये वाली संख्या क्यू A-4 अपॉन A। तो एक छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, एक से कम आएगा, ये एक से कम, और 0 से अधिक आएगा, तो ये क्यू वैल्यू से कम आएगी। ई अल्फा की जो वैल्यू है वो कितने से कम आएगी, हमेशा जो विखंडन ऊर्जा वहां पर निकल रही है उससे हमेशा कम आएगी। तो आगे लिखना इसमें, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान विखंडन ऊर्जा से कम प्राप्त होता है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान विखंडन ऊर्जा से कम प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, इसी पर बेस है, क्यू वैल्यू पर रिलेटेड। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ई अल्फा इक्वल टू क्यू A-4 अपॉन A। ठीक है, ए क्या है, वहां पर किसी तत्व है, इसकी द्रव्यमान संख्या है, कोई भी तत्व है और वो अल्फा कण उत्सर्जन कर रहा है, उसके बाद उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, A-4, A-4 अपॉन A। देखें इसके बाद क्वेश्चन, देखें पोलोनियम
पोलोनियम, ये वाला तत्व होता है, ये 84 पर आता है पोलोनियम 84, पोलोनियम 210 इसकी द्रव्यमान संख्या है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो पोलोनियम 84, पोलोनियम 210 एक अस्थायी नाभिक है, एक अस्थायी नाभिक है तथा यह 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण उत्सर्जित करता है। 84 पोलोनियम 210 है, एक अस्थायी तत्व है या नाभिक है, वो है जो 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा कण क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। अल्फा कण का द्रव्यमान 4.002 AMU 4.002 AMU है। तब उत्पाद नाभिक की पहचान कीजिए एवं इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। तब उत्पाद नाभिक की पहचान करनी है एवं इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, और ब्रैकेट में लिख देना, आपको ये दिया हुआ है एम पोलोनियम, स्मॉल ओ आएगा कैपिटल पी आएगा, इक्वल टू द्रव्यमान दिया हुआ है इसका 209.9829 ये आपको पोलोनियम का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो एक पोलोनियम है, इसको हम रिएक्शन के तौर पर लिख लेते हैं कि एक पोलोनियम है जो कि कितने पर आ रहा है, 84 पर, इसकी द्रव्यमान संख्या है 210। ये किसको इमिट कर रहा है, अल्फा कण को। तो अल्फा कण हमने यहाँ पर निकाल दिया 2He4 के रूप में ही होगा, और प्लस में कोई अन्य तत्व आ रहा होगा 22, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 4 कम यानी कि 206, A-4 यानी कि 206 हो जाएगी, और परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाएगा, इसका 2 कम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 82। ये इस तरह से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास अज्ञात है, तो ये अज्ञात तत्व क्या होगा, तो जो 82 पर आ रहा है, तो 82 पर कौन आता है, पता है कौन आता है, लेड आता है, Pb, ये PO है, और ये कौन सा आएगा, लेड, जो कि कितने पर आता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 82 होता है इसका। तो ये आएगा, हमने उस अज्ञात तत्व की पहचान तो कर ली 82, लेकिन जब इससे ये बन रहा होगा तो साथ में यहाँ पर क्या निकल रही होगी, एनर्जी निकल रही होगी। तो हमें अब करना क्या है, वो पूछ क्या रहा है, जो अज्ञात तत्व है M/, उसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है किसको, M/, को। यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, एक बार देख लो। तथा इसका अज्ञात नाभिक की पहचान करनी है, वो लेड है, उसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो M/। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकली होगी, मैंने पहले बताया था कि जब इससे ये बना होगा तो द्रव्यमान में क्षति हुई होगी, और वो द्रव्यमान में होने वाली क्षति किसके रूप में चेंज हो गई है, एनर्जी। मतलब द्रव्यमान और एनर्जी एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो M/, को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका द्रव्यमान कितना है, MPO इक्वल टू इसका द्रव्यमान M-अल्फा, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कितना होगा, M/। यही होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पर द्रव्यमान में क्षति हुई है, और वो किसके रूप में निकल रही है, एनर्जी के रूप में। मतलब एनर्जी की संगत हमें किसको निकालना है, द्रव्यमान को, क्योंकि संगत जितना भी द्रव्यमान होगा वो भी ऐड होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है, ये ऊर्जा, वो भी किसके संगति है, यहाँ पर जो द्रव्यमान में क्षति हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट इसका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर नहीं है, इसमें और ऐड होगा किसका द्रव्यमान, उस एनर्जी के संगत द्रव्यमान को। तो हमें निकालना है M/। तो M/, किस तरह से आएगा, M-अल्फा माइनस की MQ। ये अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M/, आ जाएगा। तो आपको क्या क्या चीज दी हुई है, ये तो दिया हुआ है सीधा सीधा आपको, ये भी दिया हुआ है आपको सेकंड टर्म, MQ नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो आपको Q एनर्जी पता होनी चाहिए, और उसके संगत आपको द्रव्यमान निकालना है। कर सकते हो क्या,
इस काम को कर सकते हो क्या, ये दोनों आपको एएमयू में दिए हुए हैं, तो इसको भी किस में निकालना है आपको, एएमयू में। तो आपको एक चीज पता होगी, पढ़ाया था यूनिट फर्स्ट में कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी जो होती है वो किसके संगत होती है, एक एएमयू से। यदि एक एएमयू द्रव्यमान का क्षय हो रहा है तो वहां पर कितनी एनर्जी इमिट होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका हमें यूज करना होगा। तो पहले हमें किसको निकालना है यहाँ पर, क्यू को। तो क्यू इक्वल टू कितना था, क्यू इक्वल टू ई अल्फा कितना, a-4 अपॉन ए यहां पर था इसके मल्टीप्लाई में, तो a अपॉन a-4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई अल्फा आपको दिया हुआ है, एनर्जी उस अल्फा कण जो इमिट हो रहा है उसकी कितनी है, 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए का मान कितना है, 210 अपॉन में कितना हो जाएगा, 206, क्योंकि a-4 करेंगे 206। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो यहां पर आएगा आपके पास 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो यहां पर कितना आएगा, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया है यहां तक। अब इसमें देखें क्यू वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब वहां पर एनर्जी जो एमिट हो रही है वो कितनी हो रही है, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चूंकि इसलिए से कर सकते हैं कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की संगत द्रव्यमान वो कितना होता है, एक एएमयू। इसलिए कितने द्रव्यमान से, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की संगत द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1/931.5, और यहां पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5.4। ये ध्यान रखना दोनों ही किसमें है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए लिखा था मैंने इसको ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके संगत जो 5.4 के संगत जो द्रव्यमान हो जाएगा उसका, उस द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमक्यू से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहां पर, ये आएगी 0.0058 एएमयू। तो इसमें हमें तीनों मिल गए, एमक्यू भी मिल गया, एम अल्फा एम पोलोनियम दे रखा है, इनको घटाकर हम किसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, एम बाई का। तो आंसर करके दिखें इसमें, देखना चूंकि अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद परमाणु क्रमांक 2 कम, 2 इकाई कम हो जाता है, मतलब परमाणु क्रमांक 2 कम एवं द्रव्यमान संख्या 4 मात्रक कम हो जाती है। परमाणु क्रमांक 2 कम तथा द्रव्यमान संख्या 4 मात्रक कम हो जाती है। रिएक्शन को लिख दो उसके बाद, रिएक्शन को लिखने के बाद उसमें लिखना, अतः वह अज्ञात तत्व Z इक्वल टू 82 परमाणु क्रमांक वाला होगा, अर्थात वह अज्ञात तत्व Z इक्वल टू 82 परमाणु क्रमांक वाला होगा, अर्थात लेड होगा। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, इसको लिख दो एम पोलोनियम वाला। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से एम पोलोनियम इक्वल टू एम अल्फा प्लस एम बाई प्लस एम क्यू करके एम बाई निकालना था हमको, तत्व की तो पहचान कर ली उसकी, और उसका द्रव्यमान निकालना था। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं, एम क्यू नहीं दिया हुआ है, तो एम क्यू को निकालने के लिए हमने सारी कैलकुलेशन की है ये। तो लिखना इसके आगे, चूंकि विखंडन ऊर्जा, समीकरण 1 के बाद, चूंकि विखंडन ऊर्जा Q इक्वल टू ई अल्फा ए अपॉन A-4,
देखो यहाँ तक इसको इक्वल टू 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 210/206 इक्वल टू 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर उसके बाद यहां से शुरुआत करना, एम क्यू निकाल देना, और एम क्यू को निकालने के बाद इन दोनों चीजों को लिख देना गिवन। ये गिवन है आपको, चूंकि एम अल्फा और एम पोलोनियम इतना है समीकरण 1 से। यहां तक लिखने के बाद इसको कंप्लीट करो, एम क्यू निकाल लिया, इन दोनों को लिख देना गिवन करके, और सभी वैल्यूज को हमें रखना है अतः समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो ये कितना हो जाएगा, एम बाई इक्वल टू एम पोलोनियम का द्रव्यमान कितना है 209.9829 में से एम अल्फा का द्रव्यमान 4.002, सभी एएमयू में ये ध्यान रखना इसलिए घटा रहे हैं, और एम क्यू का है 58 एएमयू। इसको घटाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो होगा। लेकिन इसको कंप्लीट, इसका आंसर आएगा 205.97 इतना आएगा। और आगे लिखना चाहो तो 9751 एम ऑफ बाई। ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ये अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, तीनों का द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ तक बराबर हो ही नहीं सकता। आप दिमाग में आ रहा होगा कि इसका द्रव्यमान इक्वल टू इसका द्रव्यमान, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान में हुई है क्षति इसका कम है, तो यहाँ पर कोई ना कोई टर्म जुड़ेगी। वो कितनी जुड़ेगी, जितनी एनर्जी निकली है उसके संगत द्रव्यमान। तो पहले तो क्यू चाहिए, उसके संगत हमने उस क्यू के संगत हमने उसको द्रव्यमान को निकाला। किसका यूज करते हुए, इस वाले इक्वेशन का यूज करते हुए कि यदि एक एएमयू द्रव्यमान में क्षति हो रही है तो उसके संगत जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके बाद जो अल्फा स्पेक्ट्रम था वो कैसा प्राप्त हो रहा था, हमने पढ़ा था पहले, विविक्त। कैसा प्राप्त हो रहा था वो, विविक्त। तो उस अल्फा स्पेक्ट्रम को हम बताएंगे अल्फा स्पेक्ट्रम। किसको, अल्फा स्पेक्ट्रम को। तो देखें कि यहां पर ये जो तत्व है वो अल्फा कणों को इमिट करके किसी अन्य तत्व में चेंज हो रहा है, और ये कैसा है, अस्थायी है। ठीक है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी स्टार्टिंग में, ताकि वो किसको इमिट कर पाए, अल्फा कण को। तो मान ली इसकी एग्जांपल के तौर पर मान रहे हैं हम, इसकी एनर्जी हमने मान ली 5.0085। तो ये एनर्जी इस दोनों में डिवाइड होगी, इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो अल्फा कण है वो छोटा होगा किसकी तुलना में, तत्व की तुलना में, तो इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मान सकते हैं इसको 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, और इसको कितनी मिल रही है, 0.0085 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से यहाँ पर एनर्जी मिल रही है इसको। इतनी एनर्जी का था ये, इसने इमिट किया अल्फा कण। अल्फा कण छोटा है तो उसको अधिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि द्रव्यमान के अपोजिट होता है, क्योंकि द्रव्यमान के अपोजिट होता है। द्रव्यमान जितना कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब कोई तत्व या पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका वेग भी कितना होगा, उतना ही फास्ट होगा। क्या आप एक ट्रेन को लाइट की वेलोसिटी से मूव करा सकते हो, क्या ट्रेन को लाइट की वेलोसिटी से मूव करा सकते हो, नहीं करा सकते। जबकि एक फोटोन है जिसका द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान कितना होता है, रेस्ट मास m0 = 0 होता है, वो लाइट की वेलोसिटी से क्या करता है, वहां पर मूव करता है। ध्यान रखना है इस चीज का, वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पर कम वाला जो द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान 4 ही है और इसका 206, तो इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और इसको कम एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर यदि हम अल्फा कणों की संख्या और ऊर्जा के मध्य अगर ग्राफ खींचे, अल्फा कणों की संख्या और अल्फा कणों की ऊर्जा, तो उससे समान एनर्जी के अल्फा कण अगर हम निकाल रहे हैं तो मान लिए कि उससे लगभग, इस पर मान लिया ग्राफ हमने 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और यहाँ पर जो अल्फा कणों की संख्या है मान ली 1000, 2000, 3000, इस तरह से अल्फा कणों की संख्या वो काफी मात्रा में होगी।
तो मान लिया कि वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की संगत एनर्जी अपनी निकाल रहे हैं और अल्फा कणों की संख्या है वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर एक पीक के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होगा इस रूप में, और आपने ऐसा ग्राफ पढ़ा है नहीं, इस तरह का पीक के रूप में ग्राफ, ध्यान हो तो बताओ, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा आपने। इस तरह से ग्राफ पीक के रूप में प्राप्त होगा, यहाँ पर एक सीधी एक पीक ही प्राप्त होगी इस तरह से। इसको बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये जो प्राप्त होगा यहाँ पर किसके रूप में प्राप्त होगा, डिराक डेल्टा फलन के रूप में प्राप्त होगा। मतलब अल्फा कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन एनर्जी लगभग उनकी सेम होगी। ये तो कैसा ग्राफ है, इसका प्रायोगिक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, ये वाला प्रायोगिक ग्राफ है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सैद्धांतिक ग्राफ की, तो सैद्धांतिक ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो इस ग्राफ को अगर हम जूम करके देखें तो इसमें तो हमें एक ही पीक दिख रही है, एक ही शिखर दिख रहा है इस तरह से, लेकिन वास्तव में इसमें 2 शिखर प्राप्त होते हैं इस तरह से, 2 शिखर प्राप्त होंगे इसमें। इस तरह से। और यहाँ पर जो एनर्जी हम कितने पर ले रहे हैं, 5। अगर इसको जूम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डाटा है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे 5 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमने ले लिया 5.1, यहाँ पर 5.2, 5.3, 5 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे अंकों में, 5.4, 5.5, 5.6, इस तरह से छोटे छोटे डाटा में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक तरह से इसको ही हमने जूम करके देखा, छोटे एंगल पर है 5 के आसपास की वैल्यू है, 5 के आसपास की वैल्यू पर हम अगर हम देखें तो ये ग्राफ इस रूप में प्राप्त होगा। तो मतलब यहाँ पर कितनी पीकें प्राप्त हो रही हैं, 2 पीक के रूप में प्राप्त होता है, 2 शिखर के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो इसका प्रायोगिक ग्राफ था, लेकिन इसका सॉरी ये सैद्धांतिक रूप से तो ये आना चाहिए, और ये वाला जो ग्राफ है इसका प्रायोगिक डाटा के हिसाब से देख रहे हैं हम इसको, तो वो कैसा है, इसका इस तरह से प्राप्त होगा डबल पीक के रूप में। तो देखें इसमें अल्फा स्पेक्ट्रम हेडिंग डालकर उसमें देखें अल्फा 6 में 6 के पश्चात, अल्फा 6 में 6 के पश्चात अल्फा 6 में 6 के पश्चात 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। अतः इसमें उत्सर्जित ऊर्जा 2 नाभिकों में विभक्त हो जाती है। अतः इसमें उत्सर्जित ऊर्जा 2 नाभिकों में विभक्त हो जाती है एवं इसका मान द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवं इसका मान द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए अल्फा कण अन्य नाभिक की तुलना में अन्य नाभिक की तुलना में अधिक ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होता है। इसलिए अल्फा कण अन्य नाभिक की तुलना में अधिक ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होता है। उदाहरण के लिए माना एक 5.0085 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला नाभिक, 5.0085 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला नाभिक क्षय होता है। एक 5.0085 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला नाभिक क्षय होता है। तो अल्फा कण की ऊर्जा का मान अल्फा कण की ऊर्जा का मान 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं अन्य उत्पाद नाभिक की ऊर्जा का मान
0.0085 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा एवं अन्य उत्पाद नाभिक की ऊर्जा का मान 0.0085 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा यदि हम उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या एवं ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचे तो यदि हम उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या एवं ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है क्योंकि सभी अल्फा कण समान ऊर्जा के प्राप्त होंगे फर्स्ट वाला ग्राफ बनाओ, ऊपर वाला अल्फा कणों की संख्या और अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच में है जो इसको बनाओ, उसके बाद इसको बनाना है, लेकिन लैंग्वेज लिखवाऊंगा पहले। द्वितीय शिखर जो फर्स्ट है ये वाला है प्रथम शिखर, और इसमें है ये ऊर्जा अल्फा कणों की ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये। जो एग्जांपल दिया था उसी के अनुरूप बनाया है कि 0.0085 का है और 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वो अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, तो उसी के हिसाब से हमने एग्जांपल के हिसाब से इस पीक को बनाया है। थोड़ा डार्क कर देना इसको इस तरह से गहरा। आगे देखना, उपरोक्त ग्राफ अल्फा कण के लिए ऊर्जा स्पेक्ट्रम को व्यक्त करता है। उपरोक्त ग्राफ अल्फा कण के लिए ऊर्जा स्पेक्ट्रम को व्यक्त करता है जो कि डिराक डेल्टा फलन के अनुरूप प्राप्त होता है, लेकिन प्रायोगिक ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। और इस ग्राफ को बना लो नीचे वाले को, ये तो सैद्धांतिक लिख देना और उस पर लिख देना प्रायोगिक। ठीक है, तो अल्फा कण जो स्पेक्ट्रम है या क्षय के बारे में हमने पूरा डीपली पढ़ा है कि किस तरह से अल्फा कण होता है, क्षय होता है, उससे उसकी द्रव्यमान संख्या में और परमाणु क्रमांक में तत्व में किस प्रकार कमी आती है और वो किस तरह से स्थायित्व को प्राप्त कर रहा था, ये हम सैगर चार्ट में पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, उस चीज को हम सैगर चार्ट में देख चुके हैं कि किस तरह वो स्थायित्व को प्राप्त कर रहा था, जिगजैग रेखा की ओर किस तरह से आ रहा था, इस तरह से जिगजैग रेखा थी उसकी ओर किस तरह से वो टेंड हो रहा था यहाँ पर, वो सब चीज हम देख चुके हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बीटा क्षय और बीटा क्षय को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।